सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश में शिक्षा नीति में लाए गए क्रांतिकारी बदलाव की। लंबे समय तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को ढोते आए हमारे देश के लिए नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। उम्मीद की जा रही है कि यह नीति शिक्षा के पुराने दोषों को खत्म कर देगी और तेजी से बढ़ रही बेरोजगारियों की फौज को कम करेगी। कुछ ने शिक्षा नीति को मील का पत्थर साबित किया तो कईयों ने नीति में खामियों की फेहरिस्त गिना दी। छठवीं कक्षा से ही जब बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा मिलेगी तो बड़े होकर उसे अपना व्यवसाय चुनने में आसानी हो सकेगी। सरकारी तंत्र का दावा है कि नई नीति बेरोजगारी की रफ्तार को थामने में सहायक सिद्ध होगी। इसी तरह बच्चों को 10वीं और बोर्ड परीक्षाओं के आतंक से मुक्ति मिलेगी, जिसके लिए सरकार ने इन परीक्षाओं के महत्व को कम करने का फैसला किया है। परीक्षा से डरने वालों बच्चों के लिए अच्छी खबर कि राज्य सरकार ने परीक्षाओं के तरीकों में बदलाव लाने का भी फैसला किया है। जैसे अब साल में 2 बार परीक्षाएं की जाएगी और एग्जाम अब ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक मतलब विस्तार के साथ कैटेगरी में होंगे, क्योंकि अभी तक बच्चे बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 एवं 8वीं में भी परीक्षाएं होंगी, जबकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं बदले स्वरूप में जारी रहेंगी। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि इन नीतियों का पालन कितना हो पाएगा। शिक्षा के मामले में गरीबी और अमीरी का फैसला कम हो पाएगा। ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन यह भी हर छात्र को मयस्सर नहीं है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो इस बात का भी डर है कि स्कूल प्रबंधन अपनी फीस बढ़ाएंगे। इस स्थिति में क्या होगा? और भी कई सवाल इसके साथ में उठे हुए हैं। जिस देश में बड़ी समस्या बीच में ही छात्रों के द्वारा स्कूल छोड़ देने की है, क्या इस नीति से उसमें कोई बदलाव आएगा? ये जानने का विषय है। जानने का विषय हमारे लिए ये भी है कि जिस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लोग इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, क्वालिफाइड इंजीनियर होने के बाद एक सरकारी दफ्तर में चपरासी बनने के लिए लाइन में लग जाते हैं, वहां पर इस प्रकार की 6वीं से 8वीं तक में दी जाने वाली कोई प्रायोगिक परीक्षा क्या करिश्मा कर दिखाएगी? बहुत तेरे सवाल है, बहुत तेरे जवाब हैं, बहुत सारे सुझाव हैं। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा का सिलसिला लगातार 2 दिन तक जारी रहेगा। आज हम बात केवल स्कूली शिक्षा के संदर्भ में करेंगे और कल हम बात करेंगे उच्च शिक्षा के संदर्भ में। लेकिन इस चर्चा को हम शुरू करें, उन खास मेहमानों से आपका परिचय कराएं जो इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र शिक्षा को ही समर्पित है, शिक्षा के जीवन में महत्व को समर्पित है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता है वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। यह किसी और का नहीं बल्कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का कथन है, जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्यों के आधार पर भावी पीढ़ियों को हस्तांतरित किया है कि महज रटने का नाम शिक्षा नहीं है। आप व्यावहारिक अनुभव के साथ में जो कुछ सीख पाते हैं और उसे स्मरण रख पाते हैं, वही दरअसल आपकी शिक्षा है, आपका ज्ञान है, आपके जीवन में विवेक का बुनियादी आधार है। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कितने संतुष्ट हैं हमारे नीतिकार, हमारे वो तमाम राजनेता जो इसमें हिस्सेदार रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सेदारी करने के लिए खास मेहमान के तौर पर रामविलास शर्मा जी हैं, जो स्वयं शिक्षाविद रहे हैं, हरियाणा के लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेमसाय सिंह हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। साथ ही इस क्रम में हमारे साथ में प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन संस्थान के। और साथ हैं हमारे प्रोफेसर आर गोविंदा, जो पूर्व अध्यक्ष एनसीईआरटी के भी हैं एवं पूर्व वीसी एनआईईपीए अर्थात राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। आप सभी का स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ में रघुनाथ मुखर्जी भी होंगे, जो छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य हैं, जो जमीनी स्थितियों से लगातार जुड़े रहते हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रामविलास शर्मा जी से करता हूं। रामविलास जी, आपसे जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी की सरकार केंद्र में 36 साल के बाद ऐलान कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, संसद में चर्चा के बगैर शिक्षा नीति का ऐलान हो गया। क्या कुछ ऐसा करिश्मा इस शिक्षा नीति में था कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा के बगैर लागू कर दिया गया है? और क्या कुछ बदल जाएगा इसके साथ में? आखिरी बार शिक्षा नीति 1986 में आई थी। 1986 में जब शिक्षा नीति आई तो उसमें एक बड़ा काम यह हुआ था कि आजादी के बाद से जो शिक्षा मंत्रालय कहलाता था वो मानव संसाधन मंत्रालय में परिवर्तित हुआ। कुल मिलाकर एक कहावत हमारे यहां कहा जाती है, पुनः मूष को भवा, फिर से चूहा हो जाओ।
नई शिक्षा नीति में एक बड़ा फैसला यह है कि मानव संसाधन मंत्रालय 34 साल के बाद एक बार फिर शिक्षा मंत्रालय में तब्दील हो गया। इसके अलावा भी कुछ है या बाकी केवल और केवल चूंकि आपको सब कुछ बदलना है तो आपने यहां पर भी बदलाव के लिए मंत्रालय के नाम बदल दिया और उसी को नई शिक्षा नीति नाम दे दिया? जी रामविलास जी। हिमांशु जी, मैं आपको बधाई देता हूं जी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को आज नई शिक्षा नीति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। रमेश जी पोखरियाल निशंक को जी बधाई देता हूं। कई वर्षों से इस पर विचार मंथन चल रहा था, हमारे कार्यकाल में भी इस पर विचार हुआ था और 6,745 गांव हरियाणा में हमने लगभग 5,500 गांव में इस नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप था वो बांटा था। आज एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इस नई शिक्षा में जो मौलिक बात कही गई है वो, क्योंकि संस्कार, शिक्षा और संस्कृति जी ये भारत का पेटेंट रहा है। जी। आज भी पूरी दुनिया भारत को आत्मा परमात्मा का देश जानती है। भारत की नालंदा की जो शिक्षा नीति है, चाहे वो चाइनी यात्री वेन सांग आए, फाइयान आए, सबने वहां पर छात्र जीवन के नाते वहां शिक्षक रह करके और अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। भारत की जो गुरुकुल परिक्रमा है, जो संस्कार सक्षम शिक्षा है जी, इसका हम स्वागत करते हैं। इसके लिए वर्तमान सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी को और रमेश पोखरियाल को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल कर लेता हूं। मुझे उम्मीद थी कि आप कुछ शिक्षा नीति में जो बदलाव है उनमें भी रोशनी डालेंगे, पर मैं आपसे इतना ही पूछ लेता हूं। जब यह देश आजाद हुआ तो जो शिक्षा संबंधी काम देखता था उसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। 1986 में उसका नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। अब आपने शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, ये नाम बदलने से क्या हो गया? थोड़ा रोशनी डालेंगे, क्या हो जाएगा करिश्मा? लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा आपके ये मंत्रालय के नाम परिवर्तन से? वो तमाम करोड़ों बच्चे जो स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं, क्या वापस स्कूल की ओर जाने लगेंगे? वो तमाम बच्चे जो कॉलेज से निकलने के बाद रोजगार की उम्मीद के साथ सपने लेके बाहर आते हैं, क्या उनको रोजगार मिल जाएगा आपका मंत्रालय का नाम बदलने से? क्या बदल दे रहे हैं आप नाम बदलने के साथ में कि एचआरडी मिनिस्ट्री की जगह वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कहलाएगी? केवल इतना नहीं हिमांशु जी, केवल नाम परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें बहुत बड़े मौलिक परिवर्तन हुए हैं। अब बच्चे को, जैसे राइट टू एजुकेशन का जो मामला है जी, ये पहले 8वीं कक्षा तक था। अब ये राइट टू एजुकेशन जो भारत की पार्लियामेंट में एक संविधान में संशोधन हुआ था, वो 12वीं कक्षा तक जी। अब बच्चे को 12वीं कक्षा तक ये शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है जी, ये इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है जी। इसमें बच्चे की जो जिज्ञासा है, बच्चे की जो रुचि है, वो विज्ञान की है, वो उसकी संगीत की है, वो मैथमेटिक्स की है। और नई शिक्षा नीति में वर्तमान के वातावरण को देखते हुए, आज की परिस्थितियों में, आज के सामाजिक परिवेश में, आज की सब बातों को देखते हुए जो ऐसा एक नागरिक का निर्माण की बात इस शिक्षा नीति में है, जो आज की जरूरत को महसूस किया है और उसके हिसाब से संस्कार सक्षम शिक्षा इसके ऊपर जोर दिया है। ये एक मौलिक परिवर्तन इस शिक्षा नीति में किया है। ये मौलिक परिवर्तन किया है। हम अगर प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बात करें, मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, पर राइट टू एजुकेशन की बात कोई नई नहीं है। राइट टू एजुकेशन तो 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा अभियान चलाया गया था कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार होना चाहिए। पर आज भी हमारे बीच में, आसपास में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में स्कूल जाने के संदर्भ में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है जिसमें बच्चे स्कूल की ओर रुख कर पाए। लेकिन मेरे साथ में प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के। उन तमाम लोगों के लिए अवसर देते हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ऐसे काम से जुड़े रहे हैं। मैं समझना चाहूंगा शर्मा साहब, क्या बदलाव है इसके अंतर्गत? हम पहले पढ़ते थे, उस समय पर जो प्रक्रिया थी उसमें 8वीं के बाद में विषय
चयन की प्रक्रिया रहती थी। 10+2 से पहले 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद में 3 साल की परीक्षा होती थी हायर सेकेंडरी, और उसमें 9th क्लास में विषय चयन कर लेते। 1986 तक यह व्यवस्था थी। 34 साल के अनुभव के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि नहीं नहीं, 11वीं में विषय चयन नहीं होना चाहिए, 9वीं में विषय चयन होना चाहिए। इसी को उपलब्धि मान ले। इस नजरिए के साथ में क्या हासिल कर रहे हैं हम स्कूल शिक्षा के अंतर्गत? क्या इसमें ऐसा है जिसके संदर्भ में हम गर्वित हैं? आज से कुछ साल पहले जो बात कही जा रही है पढ़ाई का बोझ कम करने के संदर्भ में, 8वीं तक एग्जाम नहीं होंगे, यह निर्णय भी सरकार ने लिया था। नतीजा यह हुआ कि बाद में जब बच्चे एग्जाम देना शुरू किए तो पता चला कि उनके अंदर तो यह प्रेशर झेलने का क्षमता ही नहीं बची। इस प्रकार के प्रयोगों से देश गुजरा है। फिर एक और प्रयोग की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 70 साल के बाद भी क्या केवल प्रयोग ही हमारे हिस्से आएगा? क्या कहेंगे आप? नहीं हिमांशु जी, आपने इतने प्रश्न खड़े किए हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहूंगा जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपका मालिक कौन है? आप किसकी नौकरी करते हैं? कौन आपका मालिक है? और आपसे अगर मैं ये कहूं कि आप किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और आप किसको अपना सहयोग देते हैं, दोनों में कितना अंतर है? यही अंतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा में है। हम इसमें शिक्षा को एक परंपरा मानते हैं और शिक्षा का ध्येय सा विद्या या विमुक्तये है। हम इस देश में कभी भी व्यक्ति को रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कि हम इस्तेमाल कर सकें, ऐसा नहीं माने हैं। और हमारी ये भूल थी कि हमने शिक्षा मंत्रालय को, जिसको कि इनफैक्ट विद्या का मंत्रालय कहना चाहिए, उसको हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा। लेकिन ये तो आपने मंत्री जी से किया था प्रश्न, जिसका उत्तर मैं दे रहा था क्योंकि मैं भाषा वैज्ञानिक हूं। दूसरी बात रही ऐसी शिक्षा नीति, निश्चित तौर पर कोठारी कमीशन का रिपोर्ट और 1986 का शिक्षा नीति और 1992 का प्लान ऑफ एक्शन से ये बहुत आगे निकलता है। पूरे नीति को पढ़िए तो आप पाएंगे कि आमूल चूल परिवर्तन की परिकल्पना है। देखिए, पहली बात जो मैं उठाऊंगा वो ये होगा कि 3 साल से बच्चों के पढ़ने लिखने, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, ये एक अंत्योदय का काम है। जो बच्चे गांव दराज, दूर दराज में थे, गरीब परिवारों से आते थे, पिछड़े थे, दबे कुचले थे, उनको 3 से 6 साल का जो समय था वो बेकार जाता था। और जब वो कक्षा 1 में आते थे तो उनका बहुत समय निकल चुका होता था और वो पढ़ नहीं पाते थे। नतीजा ये होता था कि 1 साल 2 साल के बाद वो बाहर निकल जाते थे, या उनको, जिसको हम पुश आउट कहते थे, उनको हम पुश आउट कर देते थे स्कूल से। अब ये बच्चों को जो आप देख रहे हैं कि 3 साल से बच्चों को लाने की बात हुई है, वो एकदम अंत्योदय का काम है। हमारा संपर्क टूट गया है शर्मा साहब से। मैं उनके पास दोबारा चलूंगा, लेकिन मेरे साथ में आर गोविंदा साहब हैं, वो भी इस प्रक्रिया से लगातार जुड़े हुए हैं। अंत्योदय का काम बता रहे हैं शर्मा साहब, गोविंदा जी, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अंत्योदय तो ठीक है, पर हमारे पास तो एक बड़ा संकट इस बात का रहा है कि बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, और हम ऐसे समय में किस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि हम 12th तक उनको पूरा पढ़ा लेंगे? इस नीति के अंतर्गत ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसमें आपको लगता है कि बच्चा स्कूल में बना रह जाएगा? ये बात तो आप जो कह रहे हैं ठीक बात है कि हमारे देश में अभी भी करोड़ों बच्चे बाहर हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, जिसको वापस लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जो नीति में जो बताया है, बहुत अच्छे चीज बताया है। एक 100 पेज की डॉक्यूमेंट जो है इसमें, कौन मना कर सकते हैं कि कौशल विकास के ऊपर भार देना चाहिए, मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कभी कभी लगता है मुझे, जब पढ़ने के बाद, ये कोई कल्पना दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में चले गए हैं ये लोग, कि जो भारत की असलियत जो है, जमीनी स्तर पे जो है, इसके साथ जोड़ के काम करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है अच्छी चीज है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। किसी ने मुझे कहा कि ये कोई दोस्त है जो इसके साथ जुड़े थे, इनसे मैंने कहा, तो उसने कहा ये तो विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें तो हमने परिकल्पना बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये इस बात में कहना चाहता हूँ कि हम 75 साल से कल्पना ही करके आए हैं, काम भी करना चाहिए ना। और आपने जो कहा 1950 में कहा कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल में हो जाएगी सभी बच्चों को,
वो नहीं हुआ। जी। कोठारी कमीशन ने कहा 1985 तक हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। और 2000 के बाद हमने तो इसको मूलभूत अधिकार बना लिया इसको। जी। अभी 20 साल हो गया, वो भी 20 साल होने आया, जी। अभी भी नहीं हुआ। हमें तो सिर्फ कल्पना से बात नहीं होती है, जी। सिर्फ विजन से बात नहीं होती है, जी। हमें तो काम की चीज होनी चाहिए। 75 साल के बाद जो जमीनी स्तर पे ढांचा खड़ा है, इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, इसमें बहुत कुछ लिखा है। मैं ये नहीं करता हूँ कि बिल्कुल सोचा नहीं है, लेकिन और कुछ इसमें प्रैक्टिकल चीज ज्यादा होने से अच्छा था। मैं एक सवाल करता हूं गोविंदा साहब आपसे। हम बात कर रहे हैं सबको शिक्षा देने की। शिक्षा के संदर्भ में हमारे यहां कहा गया है कि व्यक्ति के सब संशय और भ्रम जो दूर कर देता है उसका नाम शिक्षा है। और मेरा निजी तजुर्बा यह है कि जितने बच्चे हमारे स्कूल और कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं, उनसे ज्यादा भ्रम, उनसे ज्यादा संशय, उनसे ज्यादा असमंजस में मुझे और कोई दिखाई नहीं देता है। उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में वो लोग दिखाई देते हैं जो जिंदगी को पढ़ रहे होते हैं। उन्हें पता होता है मैं जिंदगी में क्या करना हो, क्या मिलेगा। स्कूल से निकले, कॉलेज से निकले हुए बच्चों के अंदर असमंजस जो देखता हूं, तो यकीन ही नहीं हो पाता कि शिक्षा की जो परिभाषा हमारे महान पुरुषों ने बताई है, हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल यह करना चाहता हूं। हमारे पास में तमाम स्कूल ऐसे हैं जहां पर पढ़ाने वाले शिक्षक अपना नाम ठीक से नहीं लिख पाते। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं शिक्षकों की बात कर रहा हूं, जातीय अनुभव से गुजरा हुआ हूं। हम इस नई शिक्षा के नीति के अंतर्गत छात्रों की बात कर रहे हैं, बच्चों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर इस नीति के अंतर्गत अच्छे शिक्षक तैयार करने की बात कहीं नजर नहीं आ रही। आप कहीं खोज पाए इस पूरी नीति के अंतर्गत कि हम उन शिक्षकों की गुणवत्ता कैसे सुधारेंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है भविष्य गढ़ने की? ये शिक्षकों की शिक्षण के बारे में तो कम बोलने से अच्छा है हमारा देश में, क्योंकि 93% जो शिक्षा का जो टीचर एजुकेशन कॉलेजेस है वो सभी तो प्राइवेट कमर्शियल सेंटर में है। वो लोग तो डिग्री देते रहते हैं, वो तो कोई पढ़ाई तो होता नहीं है जी। तो आप इसके बारे में पूछ रहे हैं हमें। यहाँ नीति में तो लिखा है, लेकिन नीति में तो बहुत कुछ लिखा है, पहले से भी लिखा था इसके बारे में, टीचर एजुकेशन सुधारने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लिखे, जो कर सकते हैं, इसी को लिखने से अच्छा लगता है मुझे तो। अभी तक तो 75 साल से हम बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन कुछ किया नहीं है। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लिखा है इसको होना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात गोविंदा साहब ने कहा है। अच्छा तो हम लगातार लिखते आ रहे हैं, पर कर कितना पा रहे हैं, इसी के कारण तो सवालों के घेरे में रहते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर प्रेम साय सिंह हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ की शिक्षा विभाग की महती जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। प्रेम साय सिंह, आपकी निगाह से यह गुजरा, अभी आप स्वयं एक प्रयोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी स्कूलों को खोलने के संदर्भ में, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के संदर्भ में, और हमारी नीति ये कह रही है कि 5वीं तक तो हमें कोशिश करनी है मातृभाषा में शिक्षा देने के संदर्भ में ही। विरोधाभास है आपके प्रयास में और इस नीति में, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें हिमांशु जी ऐसा है कि आज जो प्राइवेट स्कूल हैं जी, जहाँ पर केवल अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है, उसका पूरा क्रेज होता है। वहाँ पे आज जो भीड़ जा रही है जी, जो बच्चे पेरेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं, उनका कारण है कि वो अंग्रेजी माध्यम से उनकी पढ़ाई होती है जी। तो हमने भी यहाँ पर उसका प्रयोग करने की कोशिश की है। और आज हम देखते हैं कि जहाँ पर हम 40 बच्चों का एक क्लास में उसमें सीट रखा है, लेकिन उसमें आवेदन पत्र आ गए 80 आ गए, कहीं 100 आ गए हैं। तो पेरेंट्स का क्या रुझान है, पेरेंट्स क्या चाहता है, हमको उसको भी देखना चाहिए। अभी हम केवल मातृभाषा में प्राइमरी स्कूल पढ़ाएंगे। अभी इसमें पहले ये था कि 5+3+2+2 था जी। अभी इन्होंने कर दिया है कि 5+3+3+4 जी। तो जो आंगनबाड़ी में जो पढ़ रहे थे जी, अब वो आंगनबाड़ी के कितना एक कमरे का होता है जी। हमारा प्राइमरी स्कूल 2 कमरे का, एक प्रधान पाठक का, एक बरामदा, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल चलता है वहाँ पे। तो ये जो विरोधाभास जो दिख रहा है कि पहली आपका नर्सरी से KG1, KG2 और पहली और दूसरी एक ग्रुप रहेगा, और फिर 3 साल आपका प्राइमरी रहेगा, 3, 4, 5। तो ये किस ढंग से इसका संचालन होगा? हमको इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी कहीं दूर दूर है, हमारे प्राइमरी स्कूल दूर दूर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप शिक्षा नीति बनाए हैं, अच्छी बात है,
बहुत सब कुछ इसमें प्रयास किया गया है, लेकिन अभी पूरा जो देश पूरा कोरोना से संक्रमित है जी। पूरा। अब अभी एक निर्देश आया कि 1 अगस्त में भी स्कूल नहीं खोलेंगे जी। तो ऐसी स्थिति में स्कूल का संचालन किस प्रकार से होगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी। बहुत उम्मीद था कि नया शिक्षा नीति आएगा तो इस बारे में भी कुछ विचार होगा, लेकिन उसमें कहीं दिखता नहीं कि पढ़ाई किस ढंग से हो। अगर बंद होगा, अगर 5-6 महीने से स्कूल बंद हैं तो बच्चों के पढ़ाई लिखाई किस ढंग से हो सकता है, क्या उसमें हो सकते हैं, इस बारे में कहीं कोई उल्लेख मुझे दिखने को नहीं मिला इसमें। तो ये किस प्रकार से पढ़ाई हो सकती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ व्यवस्था उसमें हो पाएगी, किस रूप में हम इसको पढ़ा पाएंगे, ये थोड़ा बड़ा सवाल इसमें देखने को मिला है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ टेगन साहब आपसे, बार बार बात की जा रही है कि बच्चों पे परीक्षा का बोझ ना रहे। हम सब जीवन की चुनौतियों के संदर्भ में जानते हैं कि बड़ी से बड़ी शिक्षा लेने के बाद भी जीवन कितना दुश्वार है, जीवन में किस किस्म की चुनौतियों से हमें गुजरना होता है। और ऐसे में यह बात करना कि बच्चे परीक्षा को लेकर दबाव में रहते हैं, आपको लगता है आने वाली चुनौतियों के लिए जब तैयार करने की बात है, यह बच्चों की नर्सरी है, बच्चे अगर जीवन के प्रारंभिक दौर में ही आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होंगे तो जीवन में लड़ने वाली लड़ाई कैसे जीतेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि परीक्षाओं के संदर्भ में जो ये बात कही जाती है, सुनने में भले ही अच्छी लगती हो कि परीक्षाओं का बोझ कम होना चाहिए, बस्ते का बोझ कम होना चाहिए, लेकिन अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, जो जीवन में जरूरी है जानेगा नहीं, जीवन में आगे जिस ज्ञान के आधार पर उसे चुनौतियों से जूझना उसे समझेगा नहीं, तो फिर जाके ऐसी शिक्षा लेकर भी फायदा क्या है डिग्रियों की भीड़ में खड़ा करने के अलावा? जी प्रेम साहब जी। नहीं, परीक्षाएं देखिए टेस्ट तो होने ही चाहिए जी, वो चाहे आपका 8th का हो, 5th का हो, 10th का हो। जब तक परीक्षा अगर नहीं होगी तो विद्यार्थी में पढ़ने की जो उमंग होती है वो नहीं रहता है जी। वो एक करता है कि हमको परीक्षा देना है तो पढ़ाई करता है। अगर सबको अगर कहेंगे तो पासे होना है तो न टीचर पढ़ा पाएंगे और न विद्यार्थी पढ़ पाएंगे। आपने पहले कहा कि हम ऐसे टीचर को कैसे किस प्रकार से खड़ा करेंगे जो आप कहीं बोल रहे कि कहीं नाम लिखना नहीं जानते, देश की राजधानी का नाम नहीं जानते, तो ऐसे टीचर किस रूप में हम खड़ा कर सकते हैं जाकि बुनियादी जो हमारी पढ़ाई हो तो उसकी क्वालिटी एजुकेशन हो, उसमें अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकता है, इसमें हम तैयार करें। जब तक हम इस प्रकार की अगर नहीं करेंगे, और दूसरे बाकी बच्चों को टेस्ट तो होना ही चाहिए जी। अगर टेस्ट अगर नहीं होंगे, इकट्ठे 12th में अगर परीक्षा होगे तो फिर अब वो तैयार नहीं कर पाएगा। तो आज जो होता है कि जहाँ टेस्ट होते हैं बच्चे वहाँ टैलेंट निकलते हैं, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, तो टेस्ट होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है एकदम। तो प्रेम साहब जी इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं जो इस शिक्षा नीति में उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है कि हम परीक्षाओं के बोझ को कम करने जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं के स्वरूप को बदलने जा रहे हैं। इसके संदर्भ में हमारे साथ में रघुनाथ मुखर्जी जी मौजूद हैं, प्राचार्य हैं डीपीएस स्कूल के। आपसे ही समझना चाहूंगा मुखर्जी साहब, आप बताएं कि वर्तमान शिक्षा नीति के अंतर्गत जिस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं उसमें बदलाव की बात की जा रही है। आप उस दौर के साक्षी रहे जब देश में फैसला लिया गया कि 7वीं क्लास तक कोई एग्जाम ही नहीं होंगे, और जब बच्चे 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में गए तो उनका हश्र क्या था, कितने मजबूत आपको दिखाई दिए, कितने उनकी पढ़ाई के संदर्भ में आपको विद्वता से आप प्रभावित हुए, कितना उनका चमत्कारिक विकास आपकी निगाह से गुजरा, आप स्वयं अपना अनुभव साझा करेंगे? सभी को नमस्कार। और मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा यहाँ पे। जो पुराने जो एजुकेशन हमने पॉलिसी बनाई थी जिसमें था कि 8th क्लास तक बच्चे प्रमोट किए जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी मार्क्स स्कोर करते हैं जी। मैंने देखा कि कक्षा 8वीं तक एक भी बच्चा क्लास रिपीट नहीं करता है और कक्षा 9th में मिनिमम 40% बच्चे एक बहुत अच्छे स्कूल में रिपीट करते हैं। वहां पे उनका जो बोझ होता है, जो उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर पड़ता है, वो 14-15 साल की उम्र में जब वो एडोलेसेंट में एंटर कर गए हैं, बहुत मुश्किल है उसको झेलना। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक निर्णय पहले लिया गया था कि बच्चों का इम्तिहान नहीं होगा और उनको पास किया जाएगा। इस पे पुनर्विचार होना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे विद्यालय केवल पढ़ने नहीं जाते हैं, पढ़ने इसलिए जाते हैं कि वो गढ़ जाए। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, गढ़ नहीं रहे हमारे विद्यालय में जी। ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं इस तरीके की किसी भी नीति से। एक और बात इसमें कही गई है, प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाने की कोशिश करेंगे, मातृभाषा में शिक्षा माध्यमिक स्तर तक रहे,
और उसके बाद में 3 भाषा के सिस्टम पे बात करेंगे। एक अच्छी भाषा पढ़ाने के लिए तो शिक्षक स्कूल में मिलते नहीं है मुखर्जी साहब। हम बात कर रहे हैं 3 भाषाओं के शिक्षक उपलब्ध कराने की। कितनी व्यवहारिक, आप स्वयं एक प्रतिष्ठित विद्यालय के प्राचार्य हैं, कितना व्यवहारिक है इस देश के वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत इन बातों को अमल में लाना। ये केवल एक गोष्ठी में ताली बजाने के लिए है, या आपको लगता है कि दूर दराज के गांव तक हम इसे क्रियान्वित कर लेंगे अगले 10 साल में भी? ताली बजाना तो बहुत दूर रही इस बात की। देखिए 10 वर्ष की उम्र तक हम लैंग्वेज को सीखते हैं। आप एक नहीं 5 लैंग्वेज सिखाएं, बच्चे सीखते हैं। समस्या ये आएगी कि ये बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। अब एक बच्चा एक शहर में है, उसको किस तरीके की उसकी मातृभाषा में आप पढ़ा रहे हैं, जब दूसरे शहर में दूसरे प्रदेश में जाएगा तो क्या आप उस मातृभाषा में पढ़ा पाएंगे उसको? और फिर आप उसको रोक रहे हैं कि वो मल्टीलिंगुअल बने। जब तक मल्टीलिंगुअल नहीं बनेगा हम कैसे सक्सेस करेंगे? आप ये कह सकते हैं कि उसको मातृभाषा पढ़ाई जाए, हमारी राष्ट्रभाषा पढ़ी जाए, पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में उसको शिक्षा दी जाए। इसके पहले आपके सवाल में मंत्री महोदय जी ने जो कहा था उससे थोड़ा इत्तेफाक कम रखता हूं मैं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बच्चे बहुत जा रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ाई हो रही है। असल में महोदय जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्षमा मांगते हुए आपसे, कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि अंग्रेजी में पढ़ाई जाती है, वहां अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए भेज रहे हैं। एक अच्छा विद्यालय अगर हिंदी में पढ़ाता है या किसी लोकल भाषा में पढ़ते फिर भी पेरेंट्स वहां भेजेंगे। मैं थोड़े ना इत्तेफाकी रखता हूं। मंत्री जी का दावा जो था वो अनुभव पे आधारित था। वह तो दोनों प्रकार के स्कूलों का संचालन कर रहे हैं, हिंदी भाषा के भी, और अभी उन्होंने अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में भी कोशिश की। अंग्रेजी भाषा के जैसे ही स्कूल उन्होंने शुरू किए हैं, मंत्री जी परेशान है किस बच्चे का एडमिशन कराएं किसका ना कराएं। वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि 40 सीट है, 80, 100, 200 सीटों के लिए आवेदन आ रहे हैं। बाकी सरकारी स्कूल इंतजार करते रहते हैं बच्चे आए और टीचर आए तो फिर जाके स्कूल शुरू हो जाए। ये विरोधाभास दोनों चीजों के बीच में देखने को मिलता है। लेकिन मैं एक बार फिर रामविलास शर्मा जी के पास आता हूं। रामविलास जी, आप भारतीय ज्ञान की बात कर रहे थे, भारतीय परंपरा की बात कर रहे थे, भारतीय संस्कार की बात कर रहे थे। इस देश में गुरुकुल की परंपरा हजारों साल रही, पर जब से इस्लामिक व्यवस्था आई, अन्य मुल्कों से लोग आए और इस देश पर शासन किए, तो जिस संस्कृत में आप विद्या दान देते थे वो खत्म हो गई और संस्कृत का स्थान फारसी ने ले लिया, राजकाज का स्थान फारसी ने ले लिया। इसके बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने अपने अनुभव के आधार पर इसी देश में मदरसा भी शुरू किया कलकत्ता में और संस्कृत का कॉलेज भी शुरू किया बनारस में। लेकिन उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बाबू तैयार किए, जिसे हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के नाम से जानते हैं। और लॉर्ड मैकाले ने यह रातों रात नहीं किया था। इस देश का भ्रमण करने के बाद यह पाया था कि इस देश में जो जो काम कर रहा है वो उसमें बड़ा खुश रहता था और नाते संबंध पूरे गांव के बहुत परस्पर हुआ करते थे। गांव की बेटी जो एक व्यक्ति की होती थी वो पूरे गांव की बेटी होती थी, एक व्यक्ति का दामाद पूरे गांव का दामाद होता था। यह परस्पर सामाजिक सद्भाव था। और जिस शिक्षा को इस देश में लागू किया गया, सारे अनुभव कहते हैं कि हमारी वो जो सामाजिक समरसता थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। 1857 में इस देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो उस समय हिंदू मुस्लिम का संकट नहीं था, पर 1947 में जब हम आजादी की लड़ाई में सफल हुए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के तौर पर यथार्थ का सामना करने के लिए मजबूर हुए। आपसे जानना चाहता हूं, आपकी इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत क्या कुछ ऐसा आपने प्रावधान किया है जिसमें हम वो सामाजिक समरसता को वापस प्राप्त कर सकेंगे, जो इस देश के लिए समर्पित रहे ऐसे नागरिक गढ़ सकेंगे? क्या ऐसा आप इसमें करके दे पाए हैं? हिमांशु जी, आपने बड़ा सही सवाल पूछा है। ये जो नई शिक्षा नीति नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, पोखरियाल जी ने, एक मौलिक जो इसमें परिवर्तन है, एक तो 5वीं तक शिक्षा जी। आप भी मनोविज्ञान को जानते हैं, आप के जो माँ की भाषा है जी, बच्चा दूध पीते पीते माँ जो जिस भाषा में बच्चे को सुलाती है, लोरी देती है, बच्चा शब्दों का आविष्कार अपनी माँ के दूध से सीखता है। मातृभाषा उसको कहते हैं। माँ के स्पर्श में एक शब्द होता है, ये कि कम्युनिकेशन होता है।
जी। और मातृभाषा में बच्चा 5वीं कक्षा तक वो परिपक्व हो जाता है। उसके बाद जैसे मुखर्जी कह रहे थे मल्टी लैंग्वेज, वो बाद में उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है। यदि उसकी मातृभाषा पर पकड़ है जी। तो वो बाकी सब भाषाएं, 3 भाषा फार्मूला, वो मैं इस शिक्षा नीति में ये एक मौलिक परिवर्तन है। दूसरी शिक्षा नीति में जो परिवर्तन है वो बच्चे की रुचि, जी, बच्चे का रुझान, जी, बच्चे को संस्कार सक्षम जी, वातावरण के ऊपर इस शिक्षा नीति में जोर दिया है। आपने एक बड़ा उपयुक्त सवाल पूछा, क्या सक्षम अध्यापक की जो ट्रेनिंग है, जी, जैसे इसमें नई शिक्षा नीति में बीएड का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 4 वर्ष का किया है। जी, ये शिक्षक की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए कारगर कदम है। जी, और आरटीए एक्ट के तहत जो एक मौलिक बात इसमें आई है, पहले राइट टू एजुकेशन 8वीं कक्षा तक था। जी, बीच में कपिल सिब्बल साहब ने पूरी शिक्षा को ऐसा बना दिया, स्कूल में जाओ चाहे मत जाओ, परीक्षा नहीं होगी, और उसको नो डिटेंशन पॉलिसी के नाम से पूरी दुनिया में एक विद्यार्थी के मन में एक आलस पैदा कर दिया और शिक्षा के प्रति एक अरुचि, आकलन नहीं होगा और हर चाहे बच्चा पढ़े नहीं पढ़े उसको अगली कक्षा में एक मनोवैज्ञानिक, जी, ये एक कदम वो शिक्षा नीति में था, उसको इसमें समाप्त किया है। परीक्षा का आकलन हुआ है जी। और 5+3+3+4 का जो नया एक फार्मूला है, ये इनमें ये 4-5 जो बात है शिक्षक की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जी, 5वीं तक मातृभाषा में शिक्षा के लिए, और उसका बच्चे का जो विकास है वो उसकी रुचि के अनुसार होगा। ये कुछ मौलिक बातें इस नई शिक्षा नीति में जो रामविलास शर्मा जी मौलिक बात बता रहे हैं, मैं उसी को लेकर प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब के पास मैं जाता हूं। उनसे बातचीत मेरी पहले कुछ अधूरी भी रह गई थी। शर्मा साहब, हमारे पास जितने मनोवैज्ञानिक हैं और यहां तक कि प्रोफेसर हमारे साथ में मुखर्जी साहब भी बैठे हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भाषा समझने की दृष्टि से, भाषा सीखने की दृष्टि से सबसे बेहतर जो उम्र है वो 10वीं वर्ष तक रहती है। बच्चा पैदा होने के बाद 10 साल की उम्र तक जिस परिवेश में रहता है उस भाषा को सबसे तेज गति से ग्रहण करता है। और हमारी नई नीति ये कहती है कि हम 5वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा देंगे। अगर आपको त्रिभाषी पाठ्यक्रम बनाना है तो सबसे बेहतर था कि आप प्राथमिक स्तर पर 3 भाषाएं सिखाना सुनिश्चित करते, बच्चा मल्टीलैंग्वेज होता। उस समय पर उसकी सीखने और समझने की स्थिति ज्यादा बेहतर थी भाषा के संदर्भ में। बाकी विषय के संदर्भ में नहीं कह रहा, लेकिन भाषा के संदर्भ में आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आप 5वीं तक मातृभाषा में रहिए और उसके बाद में कोशिश कीजिए कि आपको ABCD आ जाए। कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, कितना व्यवहारिक, कितना जायज इस शिक्षा नीति के अंतर्गत इस प्रावधान को। नहीं, बिल्कुल जी, ऐसा नहीं है। लोग इसको इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जी। 3 भाषा कहने का मतलब है कि बच्चा अल्टीमेटली 3 भाषाएं सीखेगा। परम आदरणीय गोविंदा साहब बैठे हैं और ये मेरे अग्रज हैं, सीनियर हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं शिक्षा के, वो भी हमको लगता है इत्तेफाक नहीं रखेंगे। देखिए, बच्चा जब स्कूल में आता है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, वो अपनी मातृभाषा में अगर नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं बिहार से हूं, कहते हैं बिहार की भाषा हिंदी है, मेरी भाषा हिंदी नहीं है, मेरी भाषा मगही है। तो जब मैं इस विद्यालय में आया और हिंदी में पढ़ाया गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कहने का मतलब है कि जो बच्चा आता है लोअर केजी में या अब फर्स्ट 5 इयर्स में आएगा, 5 साल इसीलिए रखा गया है, तो वो मगही में पढ़ेगा और साथ में हिंदी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और उसके बाद तीसरी भाषा आएगी जो डोमिनेंट लैंग्वेज होगा, ताकि बच्चा सीख सके। देखिए, ये इतनी चर्चा इसलिए होती है, गोविंदा साहब बैठे हिंदी में, अंग्रेजी में और मलयालम में बिल्कुल अधिकार के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को बहुत ईमानदारी से लागू किया। उत्तर के राज्यों ने नहीं किया है, उसकी शिकायत होनी चाहिए, लेकिन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
जैसा कि कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को कई भाषाएं एक साथ सीखने का क्षमता होती है, और अगर आप उनको 3 या 5 भाषाएं भी सिखाएंगे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो कहा जा रहा है मातृभाषा में, उसको समझने की जरूरत है। ज्यादातर बच्चे हमारे जो गरीब क्षेत्रों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, वो विद्यालय इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको विद्यालय में कुछ समझ में नहीं आता है, उनको मातृभाषा में नहीं पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाने की जरूरत है और वही करने का प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात कि कम उम्र में लाएंगे तो उनको स्कूलिंग का प्रोसेस से फेमिलियर होंगे। हम 6 साल तक उनको रोकते हैं, 6 साल में लाते हैं तो वो स्कूलिंग का जो प्रोसेस है उसमें नहीं समा पाते हैं। आज जो हम लोग चिंतित हैं शिक्षाविद, और मैं समझता हूं कि गोविंदा सर हमारे बात से इत्तेफाक रखेंगे, इतने लंबे समय तक बच्चे घर में रह जा रहे हैं लॉकडाउन में, जब इनको वापस लाने का प्रयास हम करेंगे तो इनको मेन स्ट्रीम करना बहुत मुश्किल होगा, उस पर काम होना चाहिए था। लेकिन नीति को इससे लेना देना नहीं है। नीति बहुत अच्छी बात कर रहा है, कम उम्र में बच्चों को ला रहा है, और ज्यादातर बच्चे जो आपके गरीब थे वो अपुष्ट होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए पढ़ाई में नहीं सक्सीड कर पाते हैं। तो उनको जब हम लाएंगे 3 साल की उम्र में, अच्छा भोजन भी कराएंगे, मिड डे मील करेंगे, तो वो बलिष्ठ होंगे, सक्षम होंगे और आगे पढ़ाई रख सकेंगे। मैं एक सवाल और आपसे करता हूं शर्मा साहब, इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक 3 वर्ष है वो आंगनबाड़ी के भरोसे है। आंगनबाड़ी एक अलग मंत्रालय के द्वारा संचालित है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग कहते हैं, उसके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन होता है, और आपने एचआरडी के संदर्भ में उसे शिक्षा मंत्रालय में तब्दील कर दिया है। तो आपसे समझना चाहूंगा कि आंगनबाड़ियां अब शिक्षा विभाग के अधीन रहेंगी या महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिक्षा संचालित होगी? और जानना यह भी चाहता हूं आपसे, चूंकि आप इन प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, कि 4.67% हम खर्च करते हैं अपनी जीडीपी का शिक्षा में, उसे 6% करने का लक्ष्य है। 4.67 में आंगनबाड़ी का खर्चा शामिल नहीं था। अगर आंगनबाड़ी को शामिल कर लिया है तो लक्ष्य की प्राप्ति तो आपकी घोषणा के साथ ही हो गई है। तो शिक्षा में आपको कोई बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आंकड़ों का जमा खर्च कर लीजिए बजट का, आपने कुल मिलाकर उद्देश्य तो पूरा कर लिया। देखिए, मुझे लगता है सुधांशु जी कि हम सरकार को घेरने का प्रयास न करें कि आप 6% दिए या ना दिए। हम लोगों को शिक्षाविद और समाज के बारे में सोचने का जो दायित्व है उसके आधार पर कहना चाहिए कि हमारे विद्यालय गुणात्मक है कि नहीं है, और गुणात्मक बनाने के लिए क्या काम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात गोविंदा साहब ने कही, जो हम सब शिक्षाविद एक साथ बोल सकते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण के बारे में जितना कम इस देश में बात किया जाए उतना बढ़िया है। 92%, मैं उस रिव्यू कमेटी का मेंबर था जो एनसीटी का रिव्यू किया, 92% कॉलेजेस प्राइवेट में है, जो कि नॉन अटेंडिंग कॉलेज कहते हैं। आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपका बारी बारी से हर जगह चर्चा आती है कि देश का सबसे करप्ट इंस्टीट्यूशन है, उसको बंद करने की बात क्यों नहीं करते हैं? लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस पर संज्ञान गया है, और किसी ने कहा कि शायद टीचर एजुकेशन पर चर्चा नहीं है, विस्तार से चर्चा है आपके पॉलिसी में शिक्षक प्रशिक्षण पर। एनसीटी यूजीसी में मर्ज होगा, हैकी का पार्ट बनेगा। एनसीटी को बंद करने का जो मुझे लगता है कि काम चल रहा है, आप सुनेंगे कि वो बंद कर दिया गया है, वो काम नहीं कर पाया है। तो टीचर एजुकेशन के लिए हम जोर दिए हैं। और 4 ईयर बीएड आया क्यों है, 4 ईयर टीचर ट्रेनिंग क्यों आया है, अगर सोचा ही नहीं गया है तो? पिछले 6 सालों में बहुत गहन चर्चा हुई है, जो सिद्दीकी कमेटी जिसका मेंबर मैं भी था, हम लोगों ने रिपोर्ट दिया था, उस पर काम हुआ है, और हम लोगों ने ये अनुशंसा की है कि 2 साल को बढ़ा के 4 साल किया जाए, और इसके लिए सरकार वजीफा दे ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को, जिनको कि हम पाते हैं शिक्षक बनने के लायक। अधिक शिक्षक वो बनता है जो जिसको कुछ नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है, वो आकर के शिक्षक प्रशिक्षण ले लेता है और शिक्षक बनता है। तभी आप लोग ये आके कहते हैं कि वो तो लिख भी नहीं पाता है, तो आपने उसको सैलरी इतनी कम दी। तो ये सारी चीजें बदलेंगी, इन सब पर संज्ञान लिया गया है, और पॉलिसी में टीचर एजुकेशन पर बहुत जोर है। आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि टीचर एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, और उसका परिणाम होगा कि विद्यालय बदलेंगे। जी शर्मा साहब, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि सरकार को घेरने की कोशिश नहीं है, सवाल उठाकर नीति को ठीक तरीके से जनता के बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश है। सवाल जो बाजार में तैर रहे हैं वो अगर पूछे नहीं जाएंगे
तो उनका निदान, उनके जवाब कैसे आएंगे? और अगर जवाब नहीं आएंगे तो जनता ये फैसला कैसे ले पाएगी कि जो नीति आई है वो उसके हित में है या अहित में है? यही तो हमारी जिम्मेदारी है हम सबकी सामूहिक रूप से। तो मेरे जो सवाल है वो जनता के बीच से पूछे गए सवाल है, और इसी के अंतर्गत मैंने अगर सवाल किया बजट का, तो आखिरकार हमारे सम्मानीय मंत्री जी ने घोषित किया कि 4.67 हम खर्च करते हैं, अब हम 6% खर्च करेंगे। तो मैंने जानना केवल इतना चाहा आप जैसे महानुभाव से, विद्वान से, कि आंगनवाड़ी के संदर्भ में क्या व्यवस्था होने जा रही है? आंगनवाड़ी अब शिक्षा विभाग के अधीन रहेंगी या महिला बाल विकास विभाग के अधीन रहेंगी? उनपे जो खर्च हो रहा था वो कहीं आपके 6% का हिस्सा तो नहीं है, या इससे इतर है? जायज सवाल है। मुझे लगता है कि इसके उत्तर सरकार की ओर से आने चाहिए, आपके माध्यम से आए या कोई और महानुभाव दे, पर उत्तर तो आने ही चाहिए ना। देखिए, मैं निश्चित तौर पर सक्षम नहीं हूं, क्योंकि मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन तीन चीजों पर हम लोगों का संज्ञान गया था और हम लोगों ने चर्चा की थी। एक तो बाल विकास, जो कि बाल विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ है। दूसरा एक और कंपोनेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है जी, उसमें भी जो खर्च होता है, जो उन बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इस पॉलिसी में। जैसे आप पाएंगे केजीवीवी के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12 कक्षा तक ले गए हैं, वो 8वीं तक था। काफी बच्चियां जो 8वीं तक, पिछड़े वर्गों की बच्चियां जो 8वीं तक आती थी कस्तूरबा गांधी में, वो निकल जाती थी और फिर पढ़ाई छोड़ देती थी, इसीलिए उनको 12वीं तक लाया गया। तो वो पुनः वो भी शिक्षा मंत्रालय का पार्ट होना चाहिए और उसमें खर्च बढ़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि हम केवल बजट की बात नहीं करें। अगर आप सरकार पर केवल ये प्रश्न पूछेंगे कि आपने 6% खर्च किया कि नहीं किया, तो शिक्षाविद होने के नाते मेरी चिंता ये है कि सरकार अगर कर भी दे और मेरे बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए तो क्या फायदा। मेरा प्रश्न ये है, बच्चे ना पढ़ पाए तो मेरा क्या फायदा, ये उनका कहना है। मैं एक बार फिर गोविंदा साहब के पास चलना चाहता हूं, लेकिन मुखर्जी साहब कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे जब शर्मा साहब बोल रहे थे। जी मुखर्जी साहब, आपका कोई सवाल? दो बहुत छोटी सी चीज कहूंगा मैं शर्मा जी, कि जो आपका स्टेटमेंट था मैं उससे सहमत नहीं हूं कि वो व्यक्ति इस देश में जिसको और कुछ करने नहीं मिला, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया या लायक नहीं था, वो शिक्षक बन गया। मैं पिछले 3 दशकों से शिक्षक हूं और मेरे मित्र, मेरे परिवार वाले सब शिक्षक ही हैं, तो मैं थोड़ा असहमत हूं इस चीज से। हाँ, शिक्षकों की स्थिति खराब है, वो शिक्षकों के स्वयं के कारण नहीं, हमारी नीतियों के कारण है। और दूसरी बात जो हम और कहना चाह रहे थे कि आप कह रहे नहीं 5 क्लास तक वो बच्चे मातृभाषा में ही पढ़ें और उसके बाद वो आगे पढ़े, तो देखिए उसके बाद बच्चे में वो लैंग्वेज को एक्सेप्ट और रिसेप्टिव जो मोड होता है वो रहेगा नहीं उसमें। मैं शिक्षा वैज्ञानिक नहीं हूं, पर मैं शिक्षक हूं, मैं फ्रंट में हूं शिक्षा के, तो मैं इस चीज को रोज देखता हूं। मैं पिछले 3 दशकों से शिक्षक हूं और मैं देश के विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में काम किया है। मेरे विद्यालय में वो बच्चे आए, अगर टोटल करें आप, तो वो कम से कम 30 से 50 प्रकार की मातृभाषा बोलने वाले बच्चे रहे जी। पर उन बच्चों में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सबने बहुत अच्छा सीखा, अंग्रेजी में बहुत अच्छा किया, मातृभाषा तो घर में सीख ही रहे हैं और वो सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। इसके आधार पर मैं ये कहूंगा कि मातृभाषा को पढ़ाया जाए जी। उसके साथ हम बच्चों को अध्यापन राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में कराएं। अगर आपको इस देश को किसी ऊंचाइयों पे ले जाना है तो। अगर मैं थोड़ा सा 30 सेकंड और लेता हूं, अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें, सारे देशों को देखें और इंडिया के जो प्रोग्रेस को देखें, उसका बहुत बड़ा कारण इंडियंस की अंग्रेजी में पकड़ के कारण है जी। बाकी दूसरे देशों में नहीं है वो। तो इसलिए मैं आज अंग्रेजी भाषा को उसमें क्रेडिट देना चाहूंगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको हमको प्रमोट करना चाहिए फ्रॉम वेरी वेल बिगिनिंग। और बच्चे सब सीखते साहब। मेरे अभी के विद्यालय में बहुत बड़े परिवारों से बच्चे आते हैं और वो बच्चे भी आते हैं जो खाली पैर होते हैं, जिनको हम जूता पहनाया जाता है। ऑल दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ माइंड। गोविंद साहब, मैं इस नीति में एक और, मैं भाषा वैज्ञानिक हूं और शिक्षाविद भी हूं। मुखर्जी साहब, विश्वास करिए कि मैं जो भाषा के बारे में बोल रहा हूं वो मेरे 35 साल का काम है, पहली बात। दूसरी बात, एक डीपीएस रूल नहीं बना सकता है, वो एक्सेप्शन है। देश की बड़े पिक्चर को देखिए। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक टीचर्स का ट्रेनिंग किया हूं और विद्यालयों में जाके पढ़ाया हूं। मैं बोल रहा हूं ये बात, मैं शर्मा साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं।
जो शर्मा साहब ने बात कही, मुखर्जी साहब, इस बात को मानिए कि इस देश में बहुत बड़ा वर्ग शिक्षकों का ऐसा है। आप अपने दायरे में, आप डीपीएस स्कूल में है, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, और आप जैसे भी संस्थानों में वो सारे इसी के समतुल्य हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं गांव देहात में पाए जाने वाले, जनपद में पाए जाने वाले स्कूलों की। वहां पर नाम लिखना नहीं आता, कोई काम नहीं आता तो शिक्षक बन जाओ। जिसके पिताजी सरपंच हो गए उसने अपने आप को नियुक्ति दिलवा ली। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सबसे बड़ा जो जाति हुई है, शिक्षाकर्मी नामक व्यवस्था ने ग्रहण लगा दिया इस देश की शिक्षा व्यवस्था को। उच्च कोटि के शिक्षक सपना हो गए गांव देहात के अंतर्गत ही नहीं बल्कि शहरों में। क्योंकि इसलिए हो गए कि बड़े पैमाने पर अयोग्य लोगों की भर्ती हो गई। ऐसा नहीं उनमें योग्य नहीं है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर ऐसे अयोग्य लोग भी शिक्षा जैसे कार्य में जुड़ गए जिनके पास में अपना नाम सही लिखने तक के लाले, ये यथार्थ है। लेकिन मैं एक बार फिर आर गोविंदा साहब के पास चलता हूं और उनसे मैं इसमें प्रक्रिया में जो शिक्षा नीति बनी है उसमें असेसमेंट की प्रक्रिया में बदलाव है। और इस बार ये कहा गया है कि 3 प्रकार से असेसमेंट होगा। एक सेल्फ असेसमेंट होगा, एक जो सहपाठी है वो असेसमेंट करेंगे, और तीसरा शिक्षक करेंगे। आपसे समझना चाहता हूं गोविंदा साहब, सुनने में बड़ा आकर्षक सा लगता है, कुछ बदला है, पर कितना प्रभावी है, कितना वास्तविक है, कितना जायज रहेगा, आपसे समझना चाहूंगा आपके तजुर्बे। आपने वो इसका जवाब भी दे दिया जो आपने अभी कहा। जी के लिए बहुत अच्छा लगता है ये सभी चीज, लेकिन जैसे कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन आरटीई में लगाया था, जी सीबीएसई ने ट्राई भी किया, लेकिन हम जानते हैं कि किस हद तक होता है कि नहीं होता है। ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, इसके लिए तो बहुत मेहनत करके काम करना चाहिए। हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि बहुत अच्छा आइडियाज है हमारे पास जी, लेकिन जब काम करने दिखाना पड़ता है स्कूल में, तभी तो हमारा कमजोरी हो जाती है। जी तो टीचर की बात नहीं है इसमें, जी, जो मुखर्जी साहब ने कहा वो मैं मानना चाहता हूँ कि ये नीति की बात है। जी, हमारा नीति जो है ऐसी है कि इम्प्लीमेंटेशन होते होते ढीला हो जाता है। जी, ये नीति में ही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। तो असेसमेंट का तो हमें सिर्फ असेसमेंट चेंज करने से नहीं होता है, ये पढ़ाने का तरीका जो होता है, पढ़ाई करने का तरीका जो होता है, पेडागॉजी जो होता है, इसमें भी बदलाव लाना चाहिए। और करिकुलम जो फॉर्मेशन होता है इसमें भी बदलाव लाना चाहिए। और सभी बदलाव होने से अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से तो इतना आसान नहीं है सभी चीज चेंज करने के लिए। लेकिन मुझे ये अवकाश देने से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो लैंग्वेज के बारे में, मातृभाषा के बारे में कह रहे थे, कोई भी गलत मान नहीं सकते हैं कि बच्चों को मातृभाषा में ही सिखाना चाहिए। इसमें कौन मना कर सकते हैं? सब मानेंगे। दुनिया भर में बच्चे तो मातृभाषा में ही सीखते हैं। सिर्फ 5 साल तक नहीं है, 5 दौरान तक नहीं है, पूरे शिक्षा मातृभाषा में होती है सभी देशों में, विकसित देशों में जाने से। तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा चिंता ये है कि एक नीति ऐसा लेकर आएंगे, बाद में इसको थोपेंगे गरीब लोगों के ऊपर, अमीर लोगों को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। ये मेरी चिंता है एक्चुअली। बहुत ही जायज किस्म की चिंता है गोविंदा साहब जो आपने बात कही है। लेकिन मैं आपसे एक और बात इस शिक्षा के संदर्भ में जानना चाहता हूं। हम बदलाव की बात कर रहे हैं और इस बदलाव में पाठ्यक्रम एक बड़ा हिस्सा होता है। कहा जा रहा है कि हम नए सिरे से पाठ्यक्रम करेंगे, पर पाठ्यक्रम कैसा होगा? हम तो पाठ्यक्रम अपनी सुविधा से बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने नहीं, महाराणा प्रताप ने जीता था। अब इस प्रकार की सोच के साथ में अगर शिक्षा नीति के अंतर्गत क्रियान्वयन हुआ तो देश कहां जाएगा और बच्चे हमारे कहां जाएंगे? इस पर कुछ आपकी चिंताएं? जरूर, जो आप कह रहे हैं कि अगेन आपने इसका जवाब भी दे दिया है कि हमें शिक्षा क्रम, पाठ्यक्रम जो भी बनाते हैं, कभी ऐसे वाली चीज लाना नहीं चाहिए। वैसे तो बच्चों के जो अच्छा है इसी को करना चाहिए, हमारा पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। हमारा देश में इसका कोई प्रॉब्लम है। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो आपने पूछा था इसके लिए, कि ये पूरी नीति में एक मुझे तो बहुत प्रॉब्लम लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आडलित व्यवस्था में जो या प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव लाने का। मुझे कुछ दिखता नहीं है पूरा नीति जो बनाया है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में। ये प्रशासन इसीलिए मानता हूँ कि वह सचिवालय से लेके जमीनी स्तर तक जाना चाहिए। इसमें मैं देखता नहीं हूँ, पूरा नीति में मैंने पढ़ा, कुछ दिखता नहीं है कि मुझे प्रशासन में किस तरफ का बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो वहां से होती है।
हम हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, नीति बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। प्रशासन ठीक नहीं होने से कैसे हो सकता है? इसको क्यों बदलाव नहीं लाते हैं? नीति में कुछ लिखा नहीं है। मेरे ख्याल से इसको तो ठीक से ध्यान से देना चाहिए। इसी तरफ से आपने ऑलरेडी कहा दिया कि जो वित्त व्यवस्था शिक्षा के लिए है, इसके बारे में आधा पेज भी नहीं लिखा है नीति में, ऐसा ही छोड़ दिया है इसको। हमेशा हमारा देश में यही होकर आया कि हम कहते हैं कि 10 साल में हो जाएगा, 15 साल में हो जाएगा, लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास। आप कर दो कैसे भी, मैजिक थोड़ा होता है देश में। इसीलिए तो बच्चे अभी भी 2 करोड़ बच्चे बाहर हैं स्कूल से, क्योंकि हम खर्च करना नहीं चाहते हैं। कैसे हो सकता है? पैसे के लेकर जो मुद्दा उठाया उसके साथ सहमत है गोविंदा साहब कि आखिरकार बजट संबंधी प्रावधानों के संदर्भ में बताना तो चाहिए ही। मेरे साथ में टेकम साहब हैं। टेकम साहब, आपसे व्यवहारिक अनुभव को साझा कराना चाहता हूं। बड़े पैमाने पर मिड डे मील जैसी योजना चलने के बाद भी बच्चे स्कूल को बीच में ही छोड़ देते हैं अपने अपने कारणों से। कुछ का पढ़ने में मन नहीं लगता, कुछ की पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि वह स्कूल को कंटिन्यू नहीं कर पाते। लक्ष्य रखा गया है शिक्षा नीति के अंतर्गत कि उच्चतर माध्यमिक 2030 तक 100% बच्चों को शिक्षित करेंगे। कितना व्यवहारिक, आप तो लगातार इस समस्या से दो चार होते हैं, कितना व्यवहारिक है ये लक्ष्य? नहीं, देखिए मध्याह्न भोजन के कारण तो संख्या बढ़ी है जी। जब से मध्याह्न भोजन चालू हुआ है जी, तब से लोगों, जो बच्चे वहां आना शुरू हुए और मतलब उनको वहां पर उनकी उपस्थिति बढ़ी है, ये कहना था कि उसमें। लेकिन किस ढंग से और आगे उनको कंटिन्यूस रहे वहां पर, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल तक बच्चे वहां पे 100% रहे, इसमें अब आगे की ये तो बातें आगे किस प्रकार की हो सकता है। और कोशिश तो सबकी यही रहेगी, जो नीति में जो बनाया गया है ये इसमें हम लोग करेंगे। मेरा जो आपने जिस प्रश्न को कहा था, जो शंका मेरे में भी है जी, कि अभी शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और कुछ आंगनबाड़ी जो आपका क्लास 2 तक जो आंगनबाड़ी में जो पढ़ेंगे, तो जो कि 2 मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय शिक्षा विभाग का है और आंगनबाड़ी की महिला बाल विकास मंत्रालय है। तो किस ढंग से उसका समन्वय होगा? क्या एक हो जाएंगे या अलग अलग ही रहेंगे वहां पर? क्योंकि दिल्ली में भी मंत्रालय अलग है, राज्य में भी हमारा मंत्रालय अलग है, तो 2 किस प्रकार की उसमें पढ़ाई हो सकती है, ये मैं अभी तक मैं उसमें समझ नहीं पाया उसमें। और आप उस समस्या से दो चार होते रहे। यहाँ पे जो बात कही थी शर्मा साहब ने कि ट्राइबल के संदर्भ में भी अलग व्यवस्था रहती है, उनके स्कूल, उनके हॉस्टल्स अलग रहते हैं, शिक्षा विभाग के अलग रहते हैं। एक बार हमारे यहाँ मिलाने का प्रयास भी हुआ था, तो उस समस्या से भी आप दो चार रहे। लेकिन फिर भी मैं टेका साहब एक बात जानना चाहता हूं, नीति आ चुकी है, आप उस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी केंद्र में सरकार नहीं है, आपकी स्वतंत्र राय जानना चाहता हूं इस नीति के संदर्भ में कि बतौर कांग्रेस सरकार का हिस्सा आप इस नीति का स्वागत करते हैं या इस नीति के प्रति असहमति जाहिर करते हैं? और अगर असहमति जाहिर करते हैं तो किन बिंदुओं पर असहमति जाहिर करते हैं? नहीं, मैं तो अभी मैं यही कह रहा हूं कि आपके जो 5+3+3+4 जो किए हैं ना, उसमें जो आंगनबाड़ी का जो हिस्सा रहेगा, आंगनबाड़ी का जो आपका वो किस ढंग से होगा इसमें तो मेरे कोई उसमें मतलब किस ढंग से उसकी हो सकती है। बाकी ओवरऑल तो आपका जिससे लैंग्वेज के बारे में बात की, इंटरनेशनल लैंग्वेज आज आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए। आज अगर तरीके अगर बढ़ना है, अगर विद्यार्थियों को अगर आगे बढ़ना है तो इंटरनेशनल जरूरी है, क्योंकि जो भाषा है वो तो घर में लोग पढ़ते ही हैं। और हम तो यहाँ शुरू यहाँ गोदी भी पढ़ाते हैं, यहाँ आपकी हल्दी भी पढ़ाते हैं। ये तो पढ़ाई पहले से ही है, अलग से प्रावधान करने की उसमें आवश्यकता नहीं है इसमें। और दूसरी जो ऐसे कुछ व्यवस्था रहे पढ़ाई का, जो कि हम लोग यहाँ अभी शुरू कर रहे हैं कि 12th के पास जैसे होता है तो उसको ITI का प्रमाण पत्र दिया जाए, उसको पढ़ाई उसमें भी हो, ताकि जो पढ़ना चाहते आगे पढ़े, और जो नहीं पढ़ना चाहते, कुछ काम करना चाहता है तो वो अपना काम करे। उसको इंटर्नशिप की व्यवस्था यहाँ पे हो, जो बड़े उद्योगपति हैं उनके पास, जो ठेकेदार हैं उनके पास। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं इसमें। जी, शर्मा साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनकी बात सुनते हैं। जी शर्मा साहब। हिमांशु जी, बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो गोविंदा साहब ने कहा है, और मैं देख सकता हूं कि शिक्षाविद होने के कारण जो मेरी चिंता है वही गोविंदा साहब की चिंता है। देखिए, आप उच्च शिक्षा को देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है।
जी। कभी आपने सुना है कि विद्यालय शिक्षा को देखने के लिए, उसकी नीतियां बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए कौन सी संस्था है? जी। ये केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों को इतना साफ साफ कोई नहीं बोलेगा। शिक्षा मंत्रालय चलाता है और पिछले 5 साल में 6 सचिव बदल गए और हर सचिव आकर के एक नई नीति देते हैं देश को। ये अगर होता रहा तो आपकी विद्यालय शिक्षा कभी नहीं बदलेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात शर्मा साहब ने कही है कि अगर ऐसा चलता रहा, कोई संस्था नहीं है स्कूली शिक्षा को नियंत्रित करने के लिए, देखने के लिए, और जो नया शिक्षा सचिव आता है वो अपने अनुसार नीति बना लेता है। बहुत ही जायज बात। लेकिन रामविलास शर्मा जी भी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे। आखिरी बातचीत के लिए रामविलास शर्मा जी के पास एक बार फिर। जी रामविलास जी। मैं हिमांशु जी आपके निवेदन करना चाहता हूं कि हल्दी घाटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रमाण डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत बड़ा 10 साल का समय लगा के रिसर्च किया है जी। और उसमें बाकायदा हजारों प्रमाण के बाद सिद्ध किया है कि अकबर युद्ध में आया ही नहीं और मानसिंह उस युद्ध में था और महाराणा प्रताप का चेतक ने उस हाथी का सर फोड़ दिया और मानसिंह ने उस चेतक की एक टांग काट दी। चेतक की समाधि और महाराणा प्रताप की समाधि वहीं पर है और इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, ये पूरी दुनिया ने मान लिया। चलिए रामविलास शर्मा जी, मेरे पास समय आज उस पर बहस करने का नहीं है, लेकिन एक बात जो मैं अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं, ये जो बात कही जा रही है कि 5वीं क्लास तक या प्राथमिक स्तर तक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो उसके संदर्भ में इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि गुलाम भारत का जगह 1901 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया गया था। 152 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे जिनमें कोई भारतीय नहीं था और उसके अंतर्गत जो फैसले लिए गए थे उनमें से एक फैसला यह लिया गया था कि इस देश में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अब अंग्रेजों के द्वारा लिया गया फैसला इस देश की जड़ों को मजबूत करने के लिए था या इस देश की प्रगति को रोकने के लिए? यह फैसला आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम मसले पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का दिया हुआ है और उन्होंने ये कहा था कि डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे, कि डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे। हम न मानेंगे कि पुरखे आपके लंगूर थे और हम ऐसी कुल किताबें जप्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को कपटी समझते हैं। ये जो दोनों सूत्र उन्होंने दिए अपने शेर के तौर पर, वो हमारी शिक्षा विभाग के संदर्भ में नसीहतें हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षा दें जिसके अंतर्गत वो अपने वास्तविक इतिहास को जाने और अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भी सीख पाए। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी विषय के विस्तार के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।